हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 14 से 15 अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग इसके सोर्स को देख लेते हैं कि जो द हिंदू से लिया गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। और यह जो है सारे गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस फिल्म ने ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। यानी बाफ्टा 2021 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाफ्टा 2021 में जो है एक ब्रिटिश एकेडमी या फिल्म अवार्ड्स है। तो इसमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड। नोमैडलैंड को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है बाफ्टा 2021 में मिला है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, तो ये जो बाफ्टा जो था, बाफ्टा BAFTA, तो बाफ्टा का फुल फॉर्म है बी से ब्रिटिश, ए से एकेडमी, ऑफ साइलेंट होता है, ऑफ एफ से फिल्म, एंड साइलेंट होता है, टी से टेलीविजन और ए से आर्ट्स होता है। यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ने यानी बाफ्टा ने वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और स्वदेशी फिल्मों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार का 74वां संस्करण है। यानी एक तरह से यह हुआ कि यह बाफ्टा का कितवां संस्करण है, क्योंकि यह भी पूछा जाता है। तो बाफ्टा का जो है ये 74वां जो है संस्करण है। किसी भी अवार्ड का यह पूछा जाता है। अभी जैसे जैसे अवार्ड मिलना शुरू होगा तो सारे अवार्ड का जो आपको जो क्रम याद रखना पड़ेगा जो है। तो बाफ्टा का जो है एक क्वेश्चन यहाँ भी ये बन गया कि बाफ्टा का ये कितवां संस्करण है? तो 74वां संस्करण है। तो चलिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो नोमैडलैंड को मिला। यह क्वेश्चन में ही डाला गया था कि नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। तो इसके अलावा दो और भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी अवार्ड से रिलेटेड। तो फिलहाल बाफ्टा के लिए देखते हैं कि ये बाफ्टा 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो इसका आंसर होगा एंथोनी हॉपकिंस। यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को तो हम लोग देख लिए कि नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है एंथोनी हॉपकिंस को। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो फ्रेसेंस मैकडरमेंड को मिला है। फ्रेसेंस मैकडरमेंड को मिला है। तो ये तीनों पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड एंथोनी हॉपकिंस को मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है फ्रेसेंस मैकडरमेंड को मिला है। और यह जो है, और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है और करंट से रिलेटेड कि ये बाफ्टा का कितवां संस्करण है? तो 74वां संस्करण है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया। हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह जो है शूटिंग कोच से संबंधित थे। तो हम लोग देख लेते हैं कि कोविड-19 के कारण प्रसिद्ध शूटिंग कोच संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया जो है। यानी रीजन क्या रहा? कोविड-19 जो है रीजन रहा है। ठीक है, तो यह जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित संजय चक्रवर्ती ने अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, अंजलि भागवत जैसे बेहतरीन भारतीय निशानेबाजों को प्रशिक्षित किए थे जो है। ठीक है, तो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और यह जो है शूटिंग कोच मतलब रह चुके थे। नेक्स्ट है NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी जो है NCAER की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। तो पूनम गुप्ता जो कि पॉलिसी थिंक टैंक, मतलब यह NCAER जो है इसे पॉलिसी थिंक टैंक भी बोला जाता है NCAER को जो है। तो पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक, अब यहां से है कि NCAER इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा गया है कि नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, यानी NCAER। तो N का फुल फॉर्म हो गया नेशनल, C से काउंसिल, A से अप्लाइड, E से इकोनॉमिक और R से रिसर्च। तो ये देखिए फुल फॉर्म इसलिए लिख दिया जाता है यहाँ पे क्योंकि एग्जाम के लिए फुल फॉर्म जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो इस वजह से आपको
जो भी करंट से रिलेटेड फुल फॉर्म जो है देखना होता है उसे जरूर ध्यान में रखिएगा। तो NCAER का फुल फॉर्म हो गया नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक मतलब ये बनेगी जो है, इनका घोषणा किया गया है। तो पूनम गुप्ता का जो है। अब देख लेते कुछ स्टैटिक बात जो है कि NCAER का मुख्यालय कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में है। और NCAER की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1956 में। तो करंट में तो हम लोग देख लिए कि इसके महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो वह पूनम गुप्ता। बट इससे दो स्टैटिक बात यह हो गया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में जो है। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड किसने जारी की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू को सफलतापूर्वक उठाने और सूचीबद्ध करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत का जो ये जो पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जो जारी किया गया है, तो वह गाजियाबाद म्यूनिसिपल ने जारी किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, पूरे आईपीएल इतिहास में जो है, तो वह जो 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, तो उसका सही आंसर होगा क्रिस गेल। तो कुछ पॉइंट को देख लेते हैं कि पंजाब किंग्स के बाएं हाथ के बल्लेबाज ये किसके तरफ से खेलते हैं, तो पंजाब किंग्स के तरफ से खेलते हैं, ठीक है। तो पंजाब किंग्स के बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रिस गेल ने आईपीएल 2021 के पहले ही मैच में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो रिकॉर्ड में क्या यही है कि क्रिस गेल आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज पहले बल्लेबाज बन गया है। तो ये छक्के लगाने वाले आईपीएल में जो छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज तो यह बन गए, लेकिन दूसरे नंबर पे किसका स्थान आता है सबसे ज्यादा छक्का लगाने में, तो वह एवी डिविलियर्स का आता है, ठीक है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको तीनों याद रखना है, पहले तो जो है नाम होगा क्रिस गेल का, सेकंड पोजीशन पे एवी डिविलियर्स और थर्ड पे है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट पॉइंट है कि रूसी वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक वी, हिंदी में आपको स्पुतनिक वी भी लिखा जाता है, वी। तो ये रोमन का जो है आप 5 नहीं समझिएगा, ये वी है, वी। तो ये हिंदी में वी जो बोला जाता है। तो रूसी वैक्सीन मतलब ये रूस का वैक्सीन है, ठीक है। तो रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश, कितना देश, 60वां देश निम्न में से कौन बन गया है, तो इसका सही आंसर होगा भारत होगा जो है। यानी भारत से पहले जो है रूस के वैक्सीन स्पुतनिक वी को जो मंजूरी जो है देने वाला 59 देश पहले ही था, और भारत जो है 60वां देश बन गया है इस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला अपने देश में जो है। तो हम लोग देख लेते हैं कि भारत में इसका मतलब कोरोना से रिलेटेड जो वैक्सीन यूज किया जा रहा है, तो अब यह तीसरी वैक्सीन बन चुकी है। तीसरी कोरोना वैक्सीन के रूप में रूस की स्पुतनिक वी को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने वाला 60वां देश भारत बन गया है। तो जब भारत में यह तीसरी वैक्सीन यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब इससे पहले भारत में कोरोना से रिलेटेड जो 2 वैक्सीन पहले से यूज किया जा रहा है, तो उसका 2 वैक्सीन का नाम क्या है, तो एक है कोविशील्ड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोविशील्ड, और सेकंड वैक्सीन है कोवैक्सीन। तो आपको ये तीनों, ऐसा नहीं कि जो है हम सिर्फ रूस के वैक्सीन को याद कर लिए और अपने ही देश के जो वैक्सीन को छोड़ दिए जो है, तो उस वैक्सीन के, रूस के वैक्सीन को यूज करने से पहले जो है हमारे देश में 2 वैक्सीन पहले से यूज हो रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। और रूस का जो रूस की जो वैक्सीन है उसका नाम है स्पुतनिक 5 जो है, सॉरी स्पुतनिक वी। नाइजर के नए प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है, नाइजर देश के प्रधानमंत्री जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ओहू मोयडो महामडो। तो नाइजर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, एक्चुअली वहां पे नए राष्ट्रपति भी जो है नियुक्त हुए हैं, तो नाइजर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का भी नाम को हम लोगों को याद रखना कि मोहम्मद बजोम। तो नाइजर के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद बजोम। तो मोहम्मद बजोम ने ओहू मोयडो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो नाइजर का दोनों याद रखना है, एक तो प्रधानमंत्री जो कि ओहू मोयडो महामडो हो जाएगा,
और जो राष्ट्रपति इनका जो है मोहम्मद बजौम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायसीना डायलॉग 2021 संवाद के छठे संस्करण की शुरुआत कौन करेंगे। तो एक क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुपा हुआ है कि रायसीना डायलॉग 2021 का जो इस बार जो है कितना संस्करण हुआ है, तो यह छठा संस्करण हुआ है। तो एक तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो अब इसकी शुरुआत कौन करेंगे छठे संस्करण का, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं रायसीना डायलॉग। एक्चुअली रायसीना डायलॉग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका मतलब क्या है, एक होता है द्विवार्षिक, एक वार्षिक, तो यह एक वार्षिक सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल 2021 को रायसीना संवाद के छठे संस्करण का उद्घाटन करेंगे, यानी 13 अप्रैल को ही इसका उद्घाटन कर चुके हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से रायसीना वार्ता का छठा संस्करण ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगा, यानी यह जो है ऑनलाइन माध्यम से इसे आयोजित किया जा रहा है। यह वार्ता जो है 13 से 16 अप्रैल 2021 तक चलेगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि यह जो रायसीना डायलॉग जो है, रायसीना डायलॉग से ऐसे सारे बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यह वार्ता कब से कब तक चलेगा, तो 13 से 16 अप्रैल तक यह वार्ता चलेगा जो है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रायसीना संवाद में कुल 50 सत्र होंगे। इसमें 50 देशों और बहुपक्षीय संगठन के 150 स्पीकर हिस्सा लेंगे। तो यह भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके अंतर्गत जो है कुल 50 सत्र होंगे और इसमें जो है 50 देश और बहुपक्षीय संगठन के 150 स्पीकर यानी 150 स्पीकर जो है हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर ओश्वेत व्यक्ति पहली बार कौन उतारेगा, यानी चंद्रमा पर पहली बार जो है कोई जो है ओश्वेत व्यक्ति उतरने जा रहा है, तो उस ओश्वेत व्यक्ति को कौन उतारेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासा। तो देख लेते हैं हम लोग कि बिडेन हैरिस प्रशासन का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, यानी चंद्रमा जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली महिला और उसके बाद जो है अगले आदमी को उतारना है। यह बिडेन हैरिस प्रशासन का लक्ष्य, और यह लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। और चंद्रमा में भी किस हिस्से पर उतारना है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है उतारना है पहली महिला को। अब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी महिला नहीं पहुंची है, ठीक है। तो ये इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया 2024 तक। और नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि एक ऐतिहासिक पहल में नासा ने ऑटोमिस नामक एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम के एक हिस्से के तौर पर चंद्रमा पर एक ओश्वेत व्यक्ति को उतारने का फैसला किया है। यह व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला पहला ओश्वेत व्यक्ति होगा जो है। तो एक तो क्वेश्चन में हो गया कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला यह कितना ओश्वेत व्यक्ति है, तो पहला इसे उतारेगा कौन, तो नासा। इसके अलावा कि 2024 तक जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है लक्ष्य रखा गया पहली महिला को उतारने का जो है, ठीक है। तो टोटल 3 क्वेश्चन यहां से निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किस नाम से अभियान शुरू किया है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए तो एक अभियान शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा जो है छात्रों को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए। तो उसका नाम है लैब ऑन व्हील्स, लैब ऑन व्हील्स। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाएं का उपयोग किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक का जो है मेढक की जो है स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि सरकार ने किस कवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही आंसर होगा सूरदास। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो है क्वेश्चन तो एक तो बना कि किस कवि की तपस्थली का मौजूदा नाम जो है, तो वो तो आंसर हो गया कि सूरदास का नाम। तो आप क्वेश्चन यहां से 2 क्वेश्चन और क्रिएट हो रहा है कि सूरदास का जो मौजूदा जो तपस्थली था तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था
महमूदपुर, एक यह भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट कि महमूदपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो उसका हो जाएगा आंसर परासौली। तो यहां से 3 क्वेश्चन जो है क्रिएट हुआ, एक तो सूरदास के रूप में, दूसरा महमूदपुर याद रखना है और तीसरा परासौली याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व चगास रोग दिवस यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। तो विश्व चगास रोग दिवस यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चगास रोग जिसे अमेरिकी साइलेंट या फिर साइलेंस्ड डिजीज भी कहा जाता है। तो एक साइंस से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन निकल के आया कि एक तो करंट का क्वेश्चन यह बना कि विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है, यह तो हो जाएगा 14 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन इस करंट के क्वेश्चन से एक साइंस का क्वेश्चन बना कि चगास रोग को और क्या कहा जाता है, तो चगास रोग को अमेरिकी साइलेंट या फिर साइलेंस्ड डिजीज भी कहा जाता है। तो ऐसे ही स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जीके जीएस से रिलेटेड जो है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि एक साइंस का क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, जो ये आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब नेक्स्ट है कि इस दिवस का नाम कार्लोस रिवेरो जस्टिनो चगास के नाम पर रखा गया है। तो अभी देखिए कि ये जो है स्टैटिक, अभी सेकंड पॉइंट जो था ये साइंस से स्टैटिक बन गया, थर्ड पॉइंट जो है ये जीके से स्टैटिक बन गया कि विश्व चगास दिवस जो है मतलब ये किसके नाम पर रखा गया है, तो कार्लोस रिवेरो जस्टिनो चगास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 14 अप्रैल 1909 को पहले मामले का निदान किया था। यानी इस रोग से रिलेटेड पहले मामले का इन्होंने निदान किया था, इस वजह से इनके नाम पर ही इस दिवस को मनाया जाता है, इस दिवस का नाम रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहली बार विश्व चगास दिवस कब मनाया गया था, तो यानी पहली बार जो विश्व चगास दिवस मनाने की शुरुआत जो है वह 2020 में की गई थी। तो आपका टोटल 3 स्टैटिक पॉइंट बन गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट जो है। ठीक है। और एक करंट से है कि विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। तो आइए इनके बारे में कुछ बातें जान लें कि यह तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। तो यह पॉलिटी का एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। वह स्वतंत्रता के बाद देश के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। तो यह सब आपके पॉलिटी के क्वेश्चन में आ जाएंगे कि देश के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे स्वतंत्रता के बाद, तो वो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत 1990 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि भीमराव अंबेडकर को जो है मतलब कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो वह 1990 में मरणोपरांत किया गया था। अब देख लेते हैं इनका जन्म, देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बाबा साहेब की यह 130वीं जयंती मनाई जा रही है। तो एक यहाँ पे करंट से रिलेटेड ये पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ट्रेंड में इस तरह का भी क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि किसकी कितनी जयंती मनाई जा रही है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि यह जो है इनकी 130वीं जयंती मनाई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस जो है वह 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पगड़ी को अपने धर्म के अनिवार्य हिस्से के रूप में रखने के लिए सिखों पर सख्त आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए 2004 से हर साल 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है इसे, तो 2004 से ही मनाया जा रहा है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। 2021 का पगड़ी दिवस
गुरु नानक देव की 552वीं जयंती और बैसाखी के त्योहार का प्रतीक है। तो यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि 2021 का जो पगड़ी दिवस है वह गुरु नानक देव की 552वीं जयंती और बैसाखी के त्योहार का प्रतीक है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर रिचर्ड हेडली पदक किसने जीता? तो सर रिचर्ड हेडली पदक जो है वह केन विलियमसन ने जीता है। तो केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर हैं, केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है। यह न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। यह 6 वर्षों में उनका चौथा सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार था, यानी 6 वर्षों में जो है यह 4 बार जो है इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। वह साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी बने हैं, मतलब वह इस साल के जो है सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी बने हैं। कौन? तो केन विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाडा के महानिदेशक कौन बने? तो नाडा के महानिदेशक जो है वह सिद्धार्थ लोंगजाम बने, सिद्धार्थ लोंगजाम। तो नाडा NADA, तो नाडा का फुल फॉर्म जो है यहां देख लीजिए कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एग्जाम में पूछा जाता है नाडा का फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो आइए देख लेते हैं कि महानिदेशक जो बने हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। तो IAS अधिकारी सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सिद्धार्थ वर्तमान में खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। अभी वर्तमान में जो है वह संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है खेल मंत्रालय में जो है। अब देख लेते हैं हम लोग स्टैटिक, नाडा से स्टैटिक बातों को देख लेते हैं कि एक तो ये देख ली कि नाडा का फुल फॉर्म क्या है। सेकंड पॉइंट यह देख लेते हैं कि नाडा का मुख्यालय कहाँ है। तो नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में। थर्ड पॉइंट यह देख लेते हैं कि नाडा की स्थापना कब हुई थी। तो नाडा की स्थापना जो है वह 24 नवंबर 2005 को हुई थी जो है। तो करंट से के साथ साथ जो है स्टैटिक को भी ध्यान रखते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में योगेश प्रवीण का निधन हो गया। हाल ही में योगेश प्रवीण का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो योगेश प्रवीण जो है वह इतिहासकार मतलब कि थे, इतिहासकार थे वो। तो सुप्रसिद्ध इतिहासकार और अवध मतलब विशेषतः लखनऊ के विशेषज्ञ यह थे। अवध का मतलब विशेष करके लखनऊ के विशेषज्ञ थे। तो लखनऊ के विशेषज्ञ योगेश प्रवीण का निधन हो गया। अपनी पुस्तकों और लेखकों के माध्यम से उन्होंने जनता को अवध की समृद्धि, विरासत और संस्कृति के बारे में जानने में सक्षम बनाया था। उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनको जो है 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर, लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर किस देश में खोजा गया? तो इसका सही आंसर होगा मिस्र में जो है। मिस्र में जो है लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर खोजा गया है। तो देख लेते हैं, मिस्र में पुरातत्वविद ने लक्सर के खोए हुए सोने के शहर को खोज लिया है। 3400 साल पुराने इस शाही शहर का निर्माण अमेनहाटोप तृतीय द्वारा किया गया था। तो देखिए करंट में तो यह हुआ कि लक्सर के खोए हुए सोने का शहर जो है मतलब किस देश में खोजा गया है, तो उसका तो आंसर हो जाएगा मिस्र। लेकिन एक स्टैटिक यहाँ से यह निकल के आया कि 3400 साल पुराने इस शाही शहर का निर्माण जो यानी लक्सर शहर का निर्माण जो है वह किसके द्वारा किया गया था। यह हिस्ट्री के लिए जो है एक स्टैटिक क्वेश्चन बन गया जो है। करंट से ही किसी न किसी सब्जेक्ट का स्टैटिक क्वेश्चन बनते रहता है। तो यह हिस्ट्री का स्टैटिक क्वेश्चन हो गया कि शाही शहर का निर्माण अमेनहाटेप तृतीय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IAF कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में प्रथम द्विवार्षिक वायुसेना, यह पहली बार जो है, लेकिन यह द्विवार्षिक जो है यह सम्मेलन,
तो द्विवार्षिक वायुसेना IAF कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। तो जगह को भी याद रखना है कि कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। किसने किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ, ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार। भारत के भुवनेश्वर कुमार ने मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में सीमित ओवर श्रृंखला में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। भुवनेश्वर कुमार इस साल की शुरुआत में पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय भी बन चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबिल। साबिल जो है इसकी मेजबानी करेगा, जो है साबिल शहर। तो स्पेन के साबिल शहर, ये साबिल शहर किस देश में है? तो स्पेन में है। तो स्पेन के साबिल शहर कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्चुअल समारोह में 22वें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी करेगा। तो यह लॉरेंस मतलब लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स का यह कितना संस्करण है? तो यह जो है 22वां संस्करण है। ठीक है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के विजेताओं का चयन जूरी द्वारा किया जाता है। आखिरी बार यह अवार्ड 2007 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। इससे पहले जो लास्ट टाइम जो किया गया था वह 2007 में बार्सिलोना में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। वह हॉकी से संबंधित थे। बलबीर सिंह जूनियर को, नाम ही है इनका बलबीर सिंह जूनियर। बलबीर सिंह जूनियर को जो 1958 के एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन बनी है? टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की अब तक की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान बनी है। तो उसका नाम है सोनम मलिक। तो देख लेते हैं कि सोनम ने लखनऊ में आयोजित महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग के लिए हाल ही में 2016 रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को लगातार 4 बार हराई थी। लगातार 4 बार हराई थी। 18 वर्षीय सोनम मलिक ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त दिवस घोषित किया गया है? ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश को जो है क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप को जो है क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के साथ साथ जम्मू कश्मीर का बड़गांव टाउन को भी टीबी मुक्त मतलब कि घोषित किया गया। क्षय रोग बोलिए या फिर टीबी बोलिए, ट्यूबरोक्लोसिस जो होता है। ठीक है। तो टीबी मुक्त हो गया है जो है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत हो जाएगा। मतलब इनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि टीबी मुक्त भारत का जो लक्ष्य जो एक रखा गया हुआ 2025 तक जो है। यह इंपॉर्टेंट है कि भारत कब जो है क्षय रोग मुक्त हो जाएगा या फिर टीबी मुक्त हो जाएगा, तो उसका डेडलाइन क्या है 2025 तक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई संता पोर्टल, ई संता पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो ई संता पोर्टल का उद्घाटन जो है पीयूष गोयल ने किया था। हम लोग देखते हैं कि ई संता पोर्टल क्या है। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ई संता का उद्घाटन किया। ई संता एक ऐसा बाजार है, ई संता पोर्टल को हम लोग समझते हैं कि ई संता एक ऐसा बाजार है जो मत्स्य पालकों और उससे संबंधित खरीदारों, यानी जो मत्स्य को मछली को जो पालते हैं और उससे संबंधित जो उसके खरीदार हैं, तो खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा का मंच उपलब्ध कराना, यानी ई संता
पोर्टल का मतलब यह है कि एक तरह से मत्स्य पालकों और उससे संबंधित जो भी खरीदार हैं, तो इन दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा का मंच उपलब्ध कराना ही ई संता का एक मकसद है। ठीक है, जिसका उद्घाटन पीयूष गोयल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा दस्तों में विशेष बुलेट प्रूफ वाहन किसने शामिल किया है? सुरक्षा दस्तों में विशेष बुलेट प्रूफ वाहन को किसने शामिल किया है? तो वो हो जाएगा वायुसेना ने शामिल किया है। तो देख लेते हैं कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपने सभी एयरवेज की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए सुरक्षा दस्तों में विशेष बुलेट प्रूफ वाहन शामिल किए हैं। यह वाहन पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले जैसी स्थिति में गोलियों और हथगोलों की मार का सामना करने में सक्षम होगा। तो यही वो वाहन है जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूमसड़े ग्लेशियर उम्मीद से अधिक तेजी से पिघलने के कारण चर्चा में है। ग्लेशियर का नाम क्या है? डूमसड़े ग्लेशियर उम्मीद से अधिक तेजी से पिघलने के कारण चर्चा में है। यह कहाँ पड़ता है? मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि यह ग्लेशियर जो है यह कहाँ पड़ता है, किस हिस्से में पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा अंटार्कटिका में जो यह ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा ग्लेशियर? तो डूमसड़े ग्लेशियर। तो देख लेते हैं इसके बारे में। ये देख लीजिए कि किस तरह से यह पिघल रहा है, जो बहुत ही तेजी से जो है। तो अंटार्कटिका का डूमसड़े ग्लेशियर को थ्वाइट्स ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी बन गया कि अंटार्कटिका के डूमसड़े ग्लेशियर को और क्या कहा जाता है, या किस नाम से जाना जाता है? तो उसका सही आंसर होगा थ्वाइट्स ग्लेशियर भी इसे कहा जाता है। एक अध्ययन में स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोतेनबर्ग के शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि यह ग्लेशियर पहले से अनुमानित गति से भी तीव्र गति से पिघल रहा है। यानी पहले जो अनुमान किया गया था इसके पिघलने का स्पीड को, बट उस स्पीड से, उस अनुमान से भी ज़्यादा स्पीड से यह ग्लेशियर पिघल रहा है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया है जो है। आपको यह करंट अफेयर कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।